जैसे क्वेश्चन नंबर बताओ कि कौन सा क्वेश्चन नंबर, कल जो हमने पढ़ाया था सभी थ्योरी तो समझ में आया होगा। और देखो ऐसा है कि इसमें थ्योरी भी अच्छी तरह से करके जाना, क्योंकि 11th के पेपर में ज़्यादातर थ्योरी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बता दिया था, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी बता दिया था कि कैसे प्रूव करना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल बताओ। विस्कस फोर्स, स्प्रिंग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव हमने बता दिया था। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? चलो पहले कुछ थ्योरी करा देता हूँ। कोलिजन से पहले पहले ये करा देता हूँ स्प्रिंग फोर्स, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। जैसे चलो लिखो स्प्रिंग फोर्स। लोड जितना करना है, स्प्रिंग फोर्स चलो ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये अपने नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ का मीनिंग क्या होता है? नॉर, यानी कि उसमें ना कंप्रेशन है नहीं इलोंगेशन है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें दो सिचुएशन हमने किया। अब मान लो कि हमने ऐसे कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, इलोंगेशन या कंप्रेशन? अच्छा, अब ये बताओ ये स्प्रिंग ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? पहले बताओ किस डायरेक्शन में लगाएगा। इस ब्लॉक को स्प्रिंग क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा या इस डायरेक्शन में लगाएगा? स्प्रिंग इस साइड लगाएगा। F1 और इस डायरेक्शन में F2, कौन सा होगा? F1 होगा या F2 होगा? क्या? F2 होगा। जब इलोंगेट हुआ तो इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स कितना लगेगा? जैसे मान लो कि यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया और इसको हमने एक से क्या कर दिया, इलोंगेट कर दिया। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है, और डायरेक्टेड टुवार्ड्स, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस डायरेक्शन में, और फोर्स कैसे लग रहा है? इस डायरेक्शन में, इसलिए हमने नेगेटिव लगाया कि स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एफ एस इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स कर सकते हैं। के क्या है? इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये तो स्प्रिंग फोर्स हो ही गया, ठीक है। अच्छा, अब एक सिचुएशन में हमने ऐसे कर दिया, ये स्प्रिंग को कुछ ऐसे कर दिया, तो बताओ इसमें क्या होगा, कंप्रेशन या इलोंगेशन? कंप्रेशन। तो अब बताओ ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस साइड या इस साइड? इस साइड लगाएगा, समझ रहे हो। जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर देंगे, तो कंप्रेस कर देंगे, स्प्रिंग फोर्स की बात हो रहा है तो बॉक्स की बात कहाँ हो रहा है? तो स्प्रिंग इस बॉक्स पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तुम बताओ। बाहर की साइड, डेफिनेटली इस साइड में लगाएगा स्प्रिंग फोर्स एफ एस। और सपोज करो कि इसमें भी हमने इलोंगेशन कितना लिया, एक सीन लिया, ठीक है। तो यहाँ भी स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स विथ निगेटिव साइन, यानी कि एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। यही फॉर्मूला याद रखना है। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? माइनस के एक्स। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? यानी कि स्प्रिंग फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, नोट करना है तो नोट करो, और नहीं तो समझ लिए तो ठीक है।
बस फॉर्मूला याद रखना है, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। और ये भी लिखना है कि के है, के क्या चीज है, एक्स क्या है, ये सभी लिख लेना है, ठीक है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, या डिस्प्लेसमेंट भी लिख लो जस्ट। हो गया। उसके बाद में लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। देखो हमने क्या बताया था कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है ड्यू टू वर्क डन। हमने बताया था कि कहीं भी 11th 12th कहीं भी पढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी जो भी होता है ड्यू टू वर्क डन होता है। जैसे एक फिगर हमने बना दिया, ये नेचुरल लेंथ में है, एम, और इसमें क्या हुआ, एक से कंप्रेस हुआ या इलोंगेट हुआ, इलोंगेट हुआ है, ठीक है। और एक हमने ऐसे बना दिया, इसमें क्या हुआ, एक से कंप्रेस या इलोंगेट, कंप्रेस हो गया। तो बताओ कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन ले जाने के लिए हमें यानी कि एक्सटर्नल एजेंट को किस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, इस साइड में लगाना पड़ेगा, तब इलोंगेट होगा। अगर इसको कंप्रेस करना है तो इस साइड में, तो डेफिनेटली हमको, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, हमको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इस सिचुएशन से यहाँ पे लाएंगे तो हमको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा और स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। यानी कि दोनों केस में हम क्या करेंगे, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे, यानी कि हम वर्क करेंगे तो हमारा एनर्जी लॉस होगा, और जितना एनर्जी लॉस होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होगा, स्टोर हो गया। जैसे मैं बताया था कि एग्जांपल, जैसे मान लो कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो एक लेबर जो है, वर्कर क्या करता है, ब्रिक्स को नीचे से ऊपर ले जाता है, लेकिन वो हमेशा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका एनर्जी लॉस होता है। वो कहाँ चला जाता है एनर्जी, ब्रिक्स में एज ए पोटेंशियल एनर्जी। उसने क्या किया, ब्रिक्स ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। उसने क्या किया, उस ब्रिक्स को एच हाइट पे ले जाके रख दिया, तो अब ब्रिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mgh हो गया। तो वो एनर्जी कहाँ से आया, जो वर्कर ने वर्क डन किया उसका एनर्जी लॉस हुआ, तो जितना एनर्जी लॉस हुआ एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गया। तो ये होता है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखना है। और इसका भी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, मे बी कंप्रेशन और इलोंगेशन। जैसे इस केस में क्या है, इलोंगेशन हो, और इस केस में क्या है, कंप्रेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स क्या है, इलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है। बस फॉर्मूला लिख लेना है इसको। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें ना इलोंगेशन है नहीं कंप्रेशन है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। हमने इसको एक से इलोंगेट कर दिया तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, इसे कंप्रेस कर दिया तो भी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं होता इसमें। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, कंप्रेशन और इलोंगेशन। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट,
और एक्स क्या है तुम्हारा कंप्रेशन और इलोंगेशन। इलोंगेशन अब है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, नोट करो, कॉपी पे नोट करो, क्या देख रही हो, कॉपी पे नोट करो। लिखा हुआ नहीं तो एक बार नोट करो। बिल्कुल सेम है, तो अभी लिखोगी ना तो याद हो जाएगा। कॉपी पे है, अभी लिख लोगी याद हो जाएगा। और पेपर में जैसे कोई भी थ्योरी या डेरिवेशन याद करना है, तुम 50 बार पढ़ लोगी, गारंटी नहीं है कि वहाँ पे तुम करके आओगी, लेकिन 5 बार पढ़ो और उसको 2-3 बार लिख लो। एक बार लिखोगी तो पता चलेगा ना कि कहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा है, फिर उसको एक बार और कर लो। तो 2-3 बार कर लोगी, लिख लोगी तो 100% वहाँ पे जाके लिख सकते हो। लेकिन 50 बार ऐसे ऐसे पढ़ लोगी, गारंटी नहीं है कि वहाँ पे जाके लिखोगी, भूल जाओगी कि इसके बाद में पता नहीं क्या होगा। इसलिए रिटेन प्रैक्टिस करो। ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अब चलो वो लिखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। वो डिपेंड करता है कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस के एक्स स्क्वायर। ये चीज मैं बताया था। ये मान लो कि ये 1 है, ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा 2 है, और ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट इसमें x हो गया। अब फिर से थर्ड से हमने क्या किया, यहाँ पे ला दिया, ये तुम्हारा थर्ड सिचुएशन है। एक से हमने कंप्रेस कर दिया, ये फोर्थ ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। पहले देखो 1 से 2 में हमने क्या किया, कंप्रेस किया या इलोंगेट किया। तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। तो हम लिखेंगे, ये तो नेचुरल लेंथ में वर्क डन 1 to 2 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब 2 से 3 में क्या हो रहा है, 2 से 3 में वापस आ रहा है फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इस पे स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन 2 to 3 कितना हो जाएगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से 4 में क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 3 to 4 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। x1 से करेंगे तो x1 स्क्वायर,
अच्छा बताओ, अब 4 to 5 क्या हो रहा है, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है, तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो 4 to 5 कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, सबको ऐड करो तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन 1 to 2 प्लस 2 to 3 प्लस वर्क डन 3 to 4 प्लस वर्क डन 4 to 5 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये राउंड ट्रिप हो गया, तो राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो गया। तो किसका प्रॉपर्टी है, कंजर्वेटिव फोर्स का, कंजर्वेटिव फोर्स का है। हमने क्या बताया था कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो प्रूव करने के लिए पूछे तो ऐसे बना के प्रूव कर सकती हो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये नहीं तो सभी केस में समझ गए कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, हमने सारे चीज बता दिया। ठीक है, इसको नोट कर लो। जब स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। नीचे लिखो नेट वर्क डन इज 0, या लिखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज 0, या नेट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन राउंड ट्रिप इज 0। उसके नीचे लिखना है नेट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन राउंड ट्रिप बाय द स्प्रिंग फोर्स in round trip is 0, thus spring force is a conservative force, thus spring force is a conservative force। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जैसे स्प्रिंग को हमने क्या किया, इलोंगेट करके छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे आगे पीछे करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे सम वेलोसिटी होगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा ना, अप एंड डाउन करेगा। तो अप डाउन करेगा तो कहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगा, कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, बताओ। जैसे मान लो कि ये थोड़ा इमेजिन करो कि जैसे मान लो कि प्लेन सरफेस है और स्प्रिंग को हम ऐसे इलोंगेट करके छोड़ दिए, तो स्प्रिंग कुछ ऐसे करेगा ना, आगे पीछे करेगा। तो इस केस में बताना है कि जैसे सही किया, यहाँ से यहाँ पे इलोंगेट करके छोड़ दिया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद में यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा। तो किस पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, किस पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होगा, इसमें बताओ। वेलोसिटी नॉर्मल पोजीशन पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ से इलोंगेट करके छोड़े तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। फिर ऐसे जाएगा तो फोर्स ऐसे लगना शुरू हो जाएगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि कोई कंप्रेशन नहीं, इलोंगेशन है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी रुक जाएगा, यहाँ भी रुक जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें इलोंगेशन क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो ग्राफ लिखो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे बताया था ना कि इस बॉल को, जैसे मान लो कि इसको हमने छोड़ा यहाँ से, इसका अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 100 जूल है। तो किसी भी इंस्टेंट पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 100 जूल होगा। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल,
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि 30 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कितना, यहाँ पे मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, ठीक से ध्यान से सुनना, यहाँ पे मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी 30 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी 70 जूल होगा, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे करते हैं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स है, तो ए इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और ये मान लो कि क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पहले चलो ड्रॉ करो इसको, और इस पे तुम्हारा एनर्जी है, बताओ अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछो। काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम, और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि दोनों एंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, 0, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे होगा, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये हो गया तुम्हारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ये हो गया टोटल एनर्जी, एक मिनट रुक जाओ, टोटल एनर्जी, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पे क्या लिखा हुआ है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझ रहे हो ग्राफ कैसे है, बस इसी को बना देना है। अब चलो 2-3 क्वेश्चन है वो कराते हैं हम, पेज नंबर 39, 40 और 41, ये 3 क्वेश्चन है और हम कराते हैं। नहीं अभी घर से करके लाए हो तुम लोग, क्यों नहीं ट्राई की हो, क्यों नहीं ट्राई की, क्या, तो अब तो स्कूल बंद है, अब घर पे जाके पढ़ाई करो, अभी कराऊंगा, सबको हिंट्स दूंगा अभी। क्या, हाँ कैलकुलेशन घर से करके रखना तुम लोग, ठीक, सभी नोट कर लिए। अब चलो पेज नंबर 39 पे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो, गिवन है 2 स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1 एंड K2 है, और K1 इज ग्रेटर देन K2 है, ऑन विच स्प्रिंग इज वर्क मोर इफ दे स्ट्रेचेज द सेम फोर्स और स्ट्रेचेज बाय सेम अमाउंट। अच्छा चलो पहले इसको हो गया है सबका। तो देखो अब मैं 2 फिगर बनाता हूँ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो कि K1 है, और इस पे हमने मान लो कि फोर्स लगा दिया हमने, क्या बता, इसमें फर्स्ट केस में क्या है, दे स्ट्रेचेज बाय सेम फोर्स, यानी कि हमने सेम फोर्स लगाया, तो सेम फोर्स लगा दिया, तो सपोज करो कि इसमें ए हो गया x1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया F, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, F इक्वल टू कितना, K1 इंटू कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, x1 से इलोंगेट हुआ तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 इंटू x1। अच्छा सेकेंड सिचुएशन में है कि जैसे एक दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और इसमें भी हमने क्या किया, F फोर्स लगा दिया,
तो F फोर्स लगा दिया तो K2, और इसमें मान लो कि इलोंगेशन होगा X2, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, F इजकल टू इंटू X2 हो जाएगा। बताओ। अच्छा, फोर्स तो दोनों में सेम है, K1 बड़ा है, K1 बड़ा है K2 से, तो X1 X2 में कौन बड़ा होगा? बताओ ठीक से। देखो ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं K1 X1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, K2 X2 लिख सकते हैं। अच्छा, तो K1 इज ग्रेटर देन K2, तो X1 क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? दोनों बराबर हैं। तो अगर अच्छा देखो, मान लो कि ये दोनों इक्वेट करते हैं, इक्वल टू मान लो कि जैसे एक्स वाई इक्वल टू मान लो कि एक्स वाई इक्वल टू मान लो कि 5 है, एक्स वाई इक्वल टू 5 है। अगर एक्स को हम डबल कर देंगे तो वाई को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट। तो अगर के इसको इंक्रीज करेंगे तो x1 को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करेगा। तो k1 k2 से बड़ा है, तो x1 क्या होगा, छोटा होगा x2 से। ठीक है, अब हमको बताना है कि किसमें वर्क डन कितना होगा दोनों में। इसमें कौन, इसमें दिया हुआ 2 स्प्रिंग K1 K2 ऑन विच स्प्रिंग मोर वर्क इफ दे स्ट्रेचेज बाई सेम फोर्स। तो बताओ किसमें, इसमें वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हाफ K2 X2 स्क्वायर, और इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ K1 X1 स्क्वायर। तो बताओ कि कौन बड़ा होगा। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो और बताओ कि कौन। K1 X1 क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। K1 X1 के जगह पे हम F लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं हाफ F, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ K1 X1 इंटू X1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और K1 X1 के जगह पे F लिख दिया और इंटू हमने कर दिया X1, यहाँ भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इसमें वर्क डन हमने लिख दिया, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, और इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो। ठीक है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं हाफ K2 X2 इंटू X2 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा हाफ F X2। अब तो बता सकते हो कि कौन, इसमें वर्क डन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे X1 क्या है, छोटा है, X2 बड़ा है, तो वर्क डन क्या होगा, वो W2 बड़ा होगा। तो अब इससे आ गया कि W2 इज ग्रेटर देन W1। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है उसमें वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कैसे, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करके बताया। क्या नहीं समझ में, हाँ बताओ क्या। तो इसमें कैसे बता दोगे कि कौन बड़ा है। देखो इसको मान लो कि ठीक से एक बार मैं समझा रहा हूँ, फिर से एक बार समझ लो। चलो फिर से एक बार मैं इसको, दो फिगर हमने बना दिया, दो स्प्रिंग लिया, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, और कहा जा रहा है कि K1 इज ग्रेटर देन K2। सेम हमने क्या किया, फोर्स लगाया। तो इसमें मान लो कि इलोंगेशन X1 हो गया, इसमें इलोंगेशन X2 हो गया, तो इसमें हम F इक्वल टू तो लिख सकते हैं, K1 X1 तो लिख सकते हैं, और इसमें भी हम F इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस K2 इंटू X2। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ K1 X1 स्क्वायर हो जाएगा। बता दो यस और नो। तो इसमें हम लिख सकते हैं हाफ K1 X1 इंटू X1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो K1 X1 इक्वल टू कितना है, F है, तो इसमें लिख सकते हैं हाफ F इंटू X1 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि ये W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी हम W2 लिख देते हैं हाफ K2 X2 स्क्वायर, तो इसमें हम लिख सकते हैं हाफ K2 X2 इंटू X2,
और K2 X2 की जगह पे हमने F लिख दिया, तो हाफ F इंटू X2 लिख दिया। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बता दो यस और नो। अच्छा, F तो दोनों में सेम है, दैट मीन्स K1 X1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K2 X2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं K1 X1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, K2 X2 लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है K1 इज ग्रेटर देन K2, तो X1 क्या होगा, लेस देन X2 होगा। कहा जा रहा है K1 को अगर ज़्यादा कर देंगे तो X1 को क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। तो देखो अब इसमें X1 है और F तो दोनों में सेम है, और उसमें X2 है, तो कौन बड़ा है, X1 X2 बड़ा है, तो हो गया, यानी कि W2 इज ग्रेटर देन W1। बस। अब किसको समझ में आया क्या, तुमको बताओ, तुमको क्या नहीं समझ में आया। तो चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, तब समझ में आएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं रखा था। और ये इसी टाइप के क्वेश्चन एसएल का ही है, और इसी टाइप का क्वेश्चन एक जेई के 22 में पूछा हुआ है। क्या तुम कौन सी का पेपर दोगी, तो सीयूटी में भी तो क्या थ्योरी आएगा कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये आएगा। जैसे जेई का जो लेवल है उससे थोड़ा ही कम है सीयूटी का लेवल, ऐसा नहीं है कि उसका एकदम फॉर्मूला पुटिंग आएगा। अब बोर्ड में बच्चे पहले भागते थे कि चलो बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, और बोर्ड में अच्छा मार्क्स का कोई मीनिंग नहीं है। तुम्हारा 100 भी आ जाएगा तो कोई स्टीफेंस कॉलेज नहीं मिलेगा, उसके लिए सीयूटी में अच्छा परसेंटाइल होना चाहिए। अच्छा, इस मान लो कि इस बॉल को, मान लो कि बॉल है, अभी क्या है इसमें पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, इसको छोड़ देंगे तब जब ग्राउंड को हीट करेगा तो हीट करने से पहले वो सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा वाला क्वेश्चन में मैं ये यूज करूंगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर जो 40 पे क्वेश्चन है उसको देखो। देखो गिवन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, टू स्टिमुलेट ए कार इंसिडेंट ऑटो मैन्युफैक्चरिंग स्टडी द कोलिजन ऑफ ए मूविंग कार विथ mounted spring of different spring constants. Consider a typical situation with a car of mass 1000 kg moving with velocity speed 18 km per hour on a smooth road and collides with the horizontal mounted spring of spring constant. This, what is the maximum compression of the spring? ठीक है, हो गया सबका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर जो 40 पे गिवन है वो क्या गिवन है।
एक सिचुएशन ऐसे है, एक कार है और एक स्प्रिंग है, कार ऐसे मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्प्रिंग। क्वेश्चन पर पढ़ लियो, पूछा जा रहा है कि एक कार इसको कितना मैक्सिमम कंप्रेस करेगा। तो अभी क्या है, टायर के पास काइनेटिक एनर्जी है, जब उसको कंप्रेस कर देगा तो कार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कहाँ चला जाएगा, स्प्रिंग में चला जाएगा, और स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस या इलोंगेटेड केस में तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। अच्छा, तो इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन में हो जाता है जैसे मान लो कि स्प्रिंग को हमने ऐसे 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 कर दिया और कार यहाँ पे आके, इसका मास m है और इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। और मान लो कि ए डिस्टेंस तुम्हारा x है, तो स्प्रिंग कितना से कंप्रेस हुआ, x से। तो क्या लिखेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इसका पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। यहाँ पे अभी क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी है, जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। वो एनर्जी कहाँ जाएगा, और इसके पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे मान लो कि अभी इतना पे इसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जब इसको हम छोड़ेंगे तो अर्थ सरफेस पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा एनर्जी, तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सन ऑफ एनर्जी इनिशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल एनर्जी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। और स्प्रिंग में क्या है, इलोंगेशन है या कंप्रेशन है, इनिशियल कुछ भी नहीं है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, नेचुरल लेंथ में। फाइनल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है कार के पास, नहीं है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास है फाइनल सिचुएशन में, ये तो कंप्रेस हो गया, तो इसके पास है, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तुमको सोल्व करना है, हाफ कैपिटल एम भी के एक्स स्क्वायर, तो हाफ से हाफ गया, तो एम अपॉन में के इंटू वी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू हम क्या कर देंगे, अंडर रूट के अपॉन में एम, अंडर रूट एम अपॉन में के, और भी को बाहर कर दो, स्क्वायर है स्क्वायर रूट करेंगे तो हट जाएगा, भी बाहर हो जाएगा। और उसके बाद में अब इसमें पुट कर दो, सब कुछ गिवन है, ये गिवन है तुम्हारा 1000, और ये है भी कितना गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 इंटू 5/18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो 5 हो जाएगा, चलो ये तो के हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एम अपॉन में के इंटू भी, के बताना कितना गिवन है, क्वेश्चन में देखे बताओ कि इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देना, और सोल्व करने के बाद में लिख देना मीटर। ठीक है, अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने क्या बताया था, कल ही बताया था, बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उस इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, और इससे भी मैं करके बताता हूँ। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों में हमने बताया था कि कहाँ पे अप्लाई करना है। इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ पे अप्लाई करना है, जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों का एक ही काम है। ठीक है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो। ठीक है, इतना नोट कर लिए। अच्छा, अब इसको देखो मैं वर्क एनर्जी से कैसे बनाता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है इसमें वर्क एनर्जी में यूज करूँगा। अच्छा, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे बताओ। नॉर्मल mg स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, नॉर्मल फोर्स तुम्हारा ऐसे लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, mg ऐसे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे होना है, ऐसे होना है। तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स mg हो जाएगा। क्यों जीरो, तुम बताओ। वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स जीरो होगा, कल की मैं बताया था कि नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और ऐसे है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ये भी जीरो प्लस ये भी जीरो। अच्छा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कंप्रेस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है कार का, जीरो, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और सेम सिचुएशन आएगा, सेम सिचुएशन आएगा, और इससे भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन नंबर देखो, देखो जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसे अभी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इस पे अच्छा से ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि फाइनल के पेपर में ज़्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, और फाइनल के पेपर में ऐसा नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी ज़्यादा आता है, इसलिए थ्योरी अच्छी तरह से करो। और इसमें थ्योरी क्या करना है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम बताना है, प्रूव करना है कि कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करना है। सेकेंड चीज़, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कैसे प्रूव करना है, कल बताया था, ऐसे ऐसे ले जाके, वो इंडिपेंडेंट पाथ है। अच्छा, अभी मैं बताया क्या, राउंड ट्रिप में स्प्रिंग फोर्स जीरो होता है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, जीरो होता है, ये भी होता है, प्रूव हो गया कि कंजर्वेटिव नेचर का है। तो ये सब चीज़ याद रखो कि कैसे प्रूव करना है, और उसके बाद में एक कोलिजन का डेरिवेशन याद रखना है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा एक चलो क्वेश्चन नंबर देखो, तो 41 पे जो गिवन है वो कैसे है, 41 पे कंसीडर द एक्सरसाइज 30, जो पहले जो क्वेश्चन है सेम वही है, इसमें फ्रिक्शन गिवन है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं यहाँ पे, नहीं, वर्क एनर्जी लगाएंगे। और गिवन है म्यू गिवन है इतना, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन। देखो, अच्छा सुनो, जैसे इस केस में ज़्यादा कंप्रेशन होगा या फ्रिक्शन जब है उस केस में ज़्यादा कंप्रेशन होगा, इस केस में, क्योंकि जब फ्रिक्शन होगा तो यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ पे स्पीड तो कुछ कम हो जाएगा उसका ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन लेस है तो यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, सेम होगा। इसलिए ज़्यादातर न्यूमेरिकल नहीं है, सब कुछ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फाइनल के पेपर में 70 में मुश्किल से 12 to 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा, और सब थ्योरी क्या, और सब थ्योरी होगा। इसीलिए जैसे बोर्ड के पेपर में भी क्या होता है, बोर्ड के पेपर में भी 10 to 12 15 मार्क्स का होता है, ज़्यादातर कंसेप्चुअल डेरिवेशन आता है। लेकिन जेई के पेपर में एक भी डेरिवेशन कंसेप्चुअल नहीं आएगा, 100% उसमें न्यूमेरिकल आएगा। या तुम सीयूटी का पेपर देना है तो उसमें भी थोड़ा मोड़ा कंसेप्चुअल आता है, जैसे पूछ देगा आपको कुछ चीज़ का रीजन ये है, तुम चारों में से बताओ कि कौन सा होगा। पूछ देगा स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से 4 ऑप्शन आएगा। ठीक है,
तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 41 पे देखो, 41 देख लो। अब इसमें कहा जा रहा है, इसमें पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसे है। और एक कार है। अब ये क्या है, रफ सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0.5 गिवन है, ऐसा गिवन है, ठीक है। ये रफ सरफेस है, तो कार आके कितना कंप्रेस करेगा, तो जैसे मान लो कि कार को हमने ऐसे बना दिया, यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस मान लो कि L0 है, यानी कि ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना हो गया, L0 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इसका वेलोसिटी कुछ है, v है। अच्छा, कार जब कंप्रेस हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, उस केस में कार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसे हो गया। और v इक्वल टू 0 हो गया। अब मान लो कि ये सिचुएशन हो गया तुम्हारा x से कंप्रेस किया, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं यहाँ पे, नहीं, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है। जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है वहाँ पे हम कंजर्वेशन है। अच्छा, इसमें बताओ कार पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। तो क्या लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ऐसे। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कल बताया था ना, याद है कि परपेंडिकुलर होता है तो 0 होता है। इसमें नॉर्मल फोर्स तुम्हारा ऐसे लगेगा, mg तुम्हारा ऐसे लगेगा, स्प्रिंग फोर्स तुम्हारा ऐसे लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स भी F के भी ऐसे ही लगेगा। तो इसके द्वारा भी वर्क डन 0। अच्छा, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव, तो -12 kx²। और वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, तो -Fk इंटू कितना से कंप्रेस हुआ, dx। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और 12 mv²। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू टाइम्स n, और इस केस में n इक्वल टू कितना होगा, mg, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। और इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो n इक्वल टू cos थीटा। तो अब ऐसा करते हैं कि माइनस माइनस को काट कर देते हैं, तो 12 kx², और म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू mg इंटू एक्स, इसको भी प्लस कर दो, और ये कितना हो जाएगा, 12 mv²। इसमें सब कुछ गिवन है, सिर्फ x नहीं गिवन है। और तुम ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हमने प्लस कर दिया। और सब कुछ गिवन है, k भी गिवन है, म्यू mg भी गिवन है, v भी गिवन है। तुमको क्या निकालना है, x निकालना है। m गिवन 1000 kg, देखो 9.8 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो। और k भी गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो नोट करो, और नोट करके इसको सोल्व करो। समझे होने कि कैसे बनाया मैंने। तो ये दोनों क्वेश्चन जब मैं टेस्ट लूंगा तो ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे, जो मैं कराया वो तो नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे। कल तो तुम लोग का नॉर्मल क्लास है, फ्राइडे को कल टेस्ट भी है, तो क्या टाइम न वही रखें या पहले कर दे। कल नीचे क्लास है, नहीं नीचे क्लास है।
क्या? तो दिवाली का छुट्टी, दिवाली सैटरडे को है ना, संडे को है, तो 2 दिन छुट्टी रहेगा। कल तो फिर इसी टाइम पे आ जाओ। 1 बजे। क्या? नहीं, 1 से 5 बजे तक तो रहेंगे। नीचे जब क्लास नहीं है तो यहाँ क्लास के बाद में घर चले जाना। नहीं, अगर क्लास होता नीचे तो फिर तो मैं उसी टाइम पे बुलाता, थोड़ा पहले बुलाता, 3 बजे बुला लेता। क्या? 1 से 3 रखूँगा। बताओ अगर डाउट्स है तो। टेस्ट देना है तुम लोगों को, आधे घंटा 45 मिनट का टेस्ट होगा। उसके बाद में इसी चैप्टर में जो रिमेनिंग है वो करा दूंगा, बस हो जाएगा। 45 मिनट। अब कितने मार्क्स का कल पता चलेगा। क्या? अच्छा चलो, इतना करके, और एक्स की वैल्यू तुम लोग सोल्व करोगे या मैं सोल्व करूँ? अच्छा चलो, मैं ही सोल्व कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो के ये कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स माइनस एम भी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, आसान काम नहीं है इसको फैक्टराइज करना। अब वो फार्मूला पढ़ के आए हो ना 10th में, एक्स इसका क्वाड्रेटिक वाला वही लगाएंगे हम इसमें, ठीक है, और उसी से ही सोल्व होगा। ठीक है, मैं करूं तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, ए क्या हो गया, बी हो गया, और ए क्या हो गया, सी हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस बी, तब -2 म्यू एम जी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 म्यू एम जी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो 4 ए कितना है, के है, और सी कितना है, माइनस एम भी स्क्वायर है, तो भी स्क्वायर कर दो और इसको पॉजिटिव कर दो, अपॉन में क्या कर देंगे 2a, तो 2k कर दो इतना। ठीक है। अच्छा, ये निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x कभी निगेटिव नहीं होगा, अगर इसको भी निगेटिव लगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, x को पॉजिटिव करेंगे। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, लेकिन फिजिक्स में डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इस चीज़ को हम हटा देंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव कर देंगे, और बस अब इसके वैल्यू सोल्व कर लेना, ये काम तो तुम लोगों को घर से करना है। सब वैल्यू दे रखी है इसमें, देखो पीछे कुछ क्वेश्चन नंबर जो 40 में गिवन है, पेज नंबर 40 पे गिवन है, उसमें सारे वैल्यू गिवन। हाँ, वही वैल्यू यूज करना है। आंसर सेम टू फ्रिक्शन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। मैं अभी बताता हूँ आंसर, 1 मिनट अभी बताता हूँ। इसका आंसर है सेम उसी टाइप से 1.354 मीटर, x इक्वल टू 1.354 मीटर, और सेम उसी टाइप से किया हुआ उसको सोल्व करना है। ठीक है, अब चलो उसके बाद में पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करना, हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसको जरूरी नहीं है। उसके बाद में पेज नंबर 33, नहीं 33, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर सकते हो तुम लोग। पेज नंबर 33 पे देखो जो क्वेश्चन है। हो गया, 2 घंटे हो गया। अच्छा चलो, 1 घंटा 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ तुम लोगों को।